नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज के हम लाइव क्लास के माध्यम से बात करेंगे पेडागोजी की। और पेडागोजी के लाइव क्लास के माध्यम से हम टॉप 30 प्रश्न बात करेंगे और ये पार्ट नंबर 30 है दोस्तों। इसके पहले 29 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और प्रत्येक पार्ट में हमने 30 क्वेश्चंस किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पेडागोजी के, आप सभी लोग जानते हैं चैप्टर काफ़ी बड़े हैं और यहाँ पे सभी चैप्टरों को कंप्लीट किया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ा जा रहा है क्योंकि टीटी एग्जाम को फतेह करना है। 150 में से अगर 120 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है तो पेडागोजी की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके पहले भी ऑलरेडी हम 29 जो पार्ट है कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जिसका आई बटन पे इस लाइव क्लास के बाद आपको लिंक मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट बना दिया गया, जो भी पहली बार विजिट किए हैं अपनी टीटी फैमिली यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर को, तो प्लेलिस्ट अवश्य चेक कीजिएगा। सारे पार्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है और टीचर्स फैमिली है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बालकों के अध्ययन के प्रति ध्यान केंद्रित किया जा सकता है विषय को रोचक बनाकर, वातावरण को शांत रखकर, विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करके, या उपरोक्त सभी के द्वारा किया जा सकता है। तो सभी कमेंट कीजिएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि बालकों का अध्ययन के प्रति ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, विषय को रोचक बनाकर किया जा सकता है, वातावरण को शांत रखकर भी किया जा सकता है और विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करके भी किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जब बालक छोटे समूहों में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है। पैनल पर चर्चा, निर्मितवाद या सिस्टम उपागम या अभिक्रमित अन्वेषण की बात करते हैं। तो जब बालक छोटे समूह की समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंच जाता है या पहुंचता है तो ऐसी स्थिति जिस उपागम की ओर संकेत करती है वह हमारा उपागम कहला जाता है निर्मितवाद। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की, जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं तो यह किस उपागम की ओर संकेत कर रहा होता है। पैनल चर्चा, सिस्टम उपागम, अभिक्रमित अन्वेषण या निर्मितवाद की बात करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए और छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, ये जिस उपागम की ओर संकेत करता है वह हमारा उपागम हो जाता है निर्मितवाद की बात करेंगे। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि प्रायः विद्यार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है कि वे कैसे खेलते हैं या सीखते हैं, वह यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, सीखने की अनुपस्थिति की बात करेंगे, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। तो प्रायः विद्यार्थियों के बालक बालिकाओं की त्रुटियों की ओर संकेत करती है, वह हमारा हो जाता है यहाँ पे सीखने की अनुपस्थिति की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। नो डाउट अभी लोग सभी लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न हमारा यह पूछा जा रहा है कि एक शिक्षिका अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इसमें खाली स्थान को बढ़ावा मिलता है, पुनर्बलन को, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण को, व्यक्तित्व भिन्नताओं को या शिक्षार्थी की स्वायत्तता को। तो एक शिक्षिका अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे जो आपका या बच्चे का ज्ञान के सह संबंध अंतरण को बढ़ावा मिल रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। तो यह सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं। सामाजिक गतिविधि के रूप में मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित द्वारा अधिगम या प्रतियोगिता आधारित अधिगम की बात करते हैं। तो एक शिक्षिका को अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह के सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती हैं। समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह यह सीखने के आयाम को उजागर करता है। किस आयाम को उजागर करता है? ये हमारे सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम की बात करेंगे। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। आपके के कमेंट फीडबैक श्रोपर है, श्रमान है, कमेंट बॉक्स ओपन है ऑलवेज। सभी लोग लाइव चैट में आ जाइए और लाइव चैट में सभी लोग कमेंट कीजिए।
कि छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले तथा शिक्षक सुविधा प्रदत्त की भूमिका में हो। यह उपागम है सिस्टम उपागम, मल्टीमीडिया, निर्मितवाद या मृद उपागम की बात करते हैं। तो छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले तथा शिक्षक सुविधा प्रदत्त की भूमिका में हो, तो यह उपागम जो हो जाता है दोस्तों, यह उपागम आपका निर्मितवाद उपागम हो जाता है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? स्किनर, जीन पियाजे जी, थांडाइक या लेव वाइगोस्की की बात करते हैं। तो जिस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना होता है, तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। हम बात करेंगे लेव वाइगोस्की की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण अभ्यास है, संयोग है या परिपक्वता है या अधिक प्रयास हो सकता है? तो कुछ चीज़ को अगर बच्चे को हम समझा रहे हैं नहीं समझ पा रहा है, लेकिन कुछ वर्षों बाद हम देखते हैं कि बच्चा उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाता है। तो ऐसा होना जो कारण है, वह रीजन है, वह आपके हो जाता है परिपक्वता का। बच्चा वह समझने के लिए परिपक्व हो जाता है, इसलिए वो सारी चीज़ें समझ जाता है। अगला प्रश्न है कि सीखना समृद्ध हो जाता है। जो सीखना होता कहते हैं समृद्ध हो गया, ये सीखने के लिए, इस लेवल के लिए। तो सीखना समृद्ध हो जाता है यदि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया का सुगम बनाए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, या शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। तो दोस्तों सीखना समृद्ध हो जाता है। तो सीखना समृद्ध हो जाता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाता है। इसी के साथ ही आप लोगों का अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए? अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, या सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। तो इनमें से कथन जो सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए, तो हम सभी लोग जानते हैं कि अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी हो सकता है। इन तीनों को आपके सीखने की प्रक्रिया को विशेषता मानना चाहिए। लेकिन आपका शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, यह विशेषता नहीं होगी। कि जहाँ पर एकमात्र शब्द आए, सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि एकमात्र शब्द पेडागॉजी में कहते हैं मगर मैं अव्वल हूँ, जहाँ पे मैं शब्द आ जाता है, सर्वश्रेष्ठ की बात की जाती है, वहाँ पे निगेटिविटी बात की जाती है, निगेटिव ऑप्शन की बात की जाती है, निगेटिव आपके उत्तर की बात की जाती है। दोस्तों जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को, तो क्या कहता है? मतलब आप दूसरे का जो नकल करता है, दूसरा जो करेगा आप करते हैं। आप जो प्रत्यक्ष अनुभव को नहीं करते हैं, जो दूसरे के व्यवहार को देखकर आप सीखते हैं, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को, जो आपने किया उसको नहीं सीखते हैं, दूसरा जो किया उस पर सीखते हैं। जिसको क्या कहा जाएगा? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम की बात करते हैं। तो आकस्मिक शब्द तो बिजली तड़पती है, आकस्मिक बिजली चमकना, बादल गरजना, लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ की बात की जाती है। और इसका जो हमारा राइट ऑप्शन आ चुका है, आप सभी लोग कमेंट भी कर चुके हैं। बात करेंगे सामाजिक अधिगम की बात करें। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा सीखना स्थायी होता है? रट कर सीखना, सुनकर सीखना, समझ कर सीखना या देख कर सीखना स्थायी होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं ऐसा सीखना जो स्थायी बन जाए, और वह सीखना हमारा कहलाता है समझ कर सीखना। कोई भी चीज़ जब हम समझ कर सीखते हैं तो वह हमारा स्थायी हो जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों वाइगोस्की जो है बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? अनुमानसिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक कारक की बात करते हैं। तो वाइगोस्की बच्चों के सीखने के लिए जो है जिस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं वह हमारा कारक कहला जाता है सामाजिक कारक। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? क्या वह बैठने की उचित व्यवस्था है, शिक्षक अधिगम संस्थानों की या संसाधनों की उपलब्धता है, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति है, या विषय वस्तु में प्रवीणता की बात करते हैं?
तो कौन जो है शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक हो जाता है, और वह कारक हमारा हो जाता है विषय वस्तु में प्रवीणता। डी ऑप्शन यहाँ पे सटीक आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, और इस इंटरेस्टेड प्रश्न पर आपका फीडबैक क्या होता है आइए जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। अनुभवात्मक, भावात्मक, आध्यात्मिक या व्यवसायिक की बात करते हैं। तो सीखने का क्षेत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सीखने का क्षेत्र जो हमारा हो जाता है वह हो जाता है अनुभविक। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि जब बालक कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत करता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बालक बुद्धिमान नहीं है, बालक में सीखने की योग्यता नहीं है, बालक को अनुशासित करने की जरूरत नहीं। अगर एक ही क्लास ये 30 प्रश्न हम डेली आपको लाइव लेकर आए तो आप क्या होगा, आपको क्या लगेगा, आप स्वयं सोचिए। यही 30 प्रश्न डेली हम लाएं, एक नहीं दो नहीं पूरे महीने अगर यही क्लास करते हैं, यही क्वेश्चन करते हैं, तो आप क्या है ऊबने लगते हैं। ये किसकी ओर संकेत करता है, यह आपके संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है इसलिए ऊबने लगता है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। अक्सर होता है, कहते हैं सीनियर जो है जूनियर की मदद कर दे, यानी जो अधिक प्रवीण विद्यार्थी है छोटे कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व हो जाता है या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित हो जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं हमारा राइट ऑप्शन है कि उच्च नैतिक विकास होता है। क्या होता है, नैतिकता की बात की जाती है। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित होगा। मलेरिया, डिसलेक्सिया, फाइलेरिया या टाइफाइड। सभी लोग बताइए, अगर कोई बच्चा सी को डी और डी को सी पढ़ रहा है या लिख रहा है तो वह किससे पीड़ित होगा, किस अधिगम अशक्तता की यहाँ पे बात की जा रही, और वह अधिगम अशक्तता है आपका डिसलेक्सिया। पढ़ने और लिखने संबंधी जो अशक्तता हो जाती है हमारी डिसलेक्सिया कहलाती है। अगला जो प्रश्न है, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना केवल विद्यालय में होता है, सीखना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो सीखने से संबंधित तथ्य हमारा कौन सा सही नहीं दिया गया है। तो हम सभी लोग जानते हैं सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, और सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। लेकिन सीखना केवल विद्यालय में होता है। मैंने कहा ना, जहां भी केवल शब्द आ जाए वहां पे निगेटिविटी मानिएगा। निगेटिव नकारात्मक पक्ष था, नकारात्मक हमने पहचान लिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, जी हाँ बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, और इस इंटरेस्टेड प्रश्न पर हम आपका फीडबैक जानेंगे कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन क्रोयमक्रो का कथन है, जीन पियाजे जी का कथन है, स्किनर का कथन है, या कोहलर महोदय जी का कथन हो जाता है। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह जो कथन हमारा हो जाता है किस प्रकार का कथन हो जाता है, तो सभी लोग जानते हैं यह कथन की बात करेंगे, स्किनर की कथन की बात करते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, आपके स्किनर का कथन हो जाता है। कथन स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, विचलित करते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, या दृश्य व श्रव्य सामग्री से होता है। तो सामाजिक अधिगम किससे आरंभ होता है, स्टार्ट की बात करेंगे, सोशल्स वर्क जो होता है, सामाजिक अधिगम जो होता है किससे आरंभ होता है, वह होता है सामाजिक मतलब संपर्क, कंटेक्ट की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या ऑटिज्म की बात करते हैं। इनमें से विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी विचारक हैं आपके वाटसन महोदय जी, कोहलर जी, जीन पियाजे जी या ब्रूनर जी। तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी व्यवहारवाद का जिक्र होता है
एक ही मनोवैज्ञानिक का नाम दिया जाता है और वह आपके वाटसन व्यवहारवाद के जो जनक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के खालिस्तान सिद्धांत से संबंध है। तो सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत से, विकासवादी, व्यवहारवादी या रचनावादी सिद्धांत से संबंधित हो जाता है। तो सीखना वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, तो सीखने के खालिस्तान सिद्धांत से संबंध हो जाता है। किस सिद्धांत से संबंध हो जाता है? और आपका कमेंट आ चुका है कि व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित हो जाता है, क्योंकि अगर प्रश्न पर व्यवहार दिया गया है तो आपके उत्तर में कहीं ना कहीं व्यवहार का जिक्र होता है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में किया जाता है? तो बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? और वह सबसे अच्छा तरीका हमारा कहलाता है विद्यालय एवं कक्षा। जी हाँ, स्कूल एवं क्लास की बात करेंगे। अगला प्रश्न है जो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और सभी लोगों को फीडबैक भी करना है। और हमारा क्या प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है? सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। तो जहाँ पे अवलोकनीय व्यवहार का जिक्र हुआ है तो व्यवहारवादी की ही बात की जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रश्नों की अगर बात करें तो डिफरेंट है, इसलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्र विकास और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। तो इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु कौन सी प्रक्रिया निषेध होनी चाहिए? ये भी निगेटिव प्रश्न है। तो वाटसन के अकॉर्डिंग कौन सी यहाँ पे निषेध होनी चाहिए? आत्मनिर्भरता, विकास, जिज्ञासा, संतुष्टि, मूल प्रवृत्तियों का दमन, क्रिया द्वारा सीखना। निषेध मतलब निगेटिव यहाँ पे पूछी, नकारात्मक हमें ऑप्शंस को चयन करना है, ढूंढना है, और वह आपका है मूल प्रवृत्तियों का दमन, क्योंकि दमन होना कहीं ना कहीं नकारात्मक नेगेटिविटी का संकेत होता है। तो इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु जो क्रिया निषेध होनी चाहिए वह मूल प्रवृत्तियों का दमन। अब बाकी जो क्रियाएं दी गई कि आत्मनिर्भरता का विकास, जिज्ञासा, संतुष्टि और क्रिया द्वारा सीखना, ये पॉजिटिव हमारे दिए गए। अगला प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, तो इसे क्या होगा? मतलब बल्लेबाज भी ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहा, बल्लेबाजी मतलब बल्लेबाज है, गेंदबाजी सीख रहा है, लेकिन बल्लेबाजी की जो उसकी प्रतिभा है वह प्रभावित नहीं हो रही, तो इसे क्या कहेंगे? विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी खिलाड़ी जब अपनी ठीक है गेंद, जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी है, गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है, उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता है। बल्लेबाज था लेकिन गेंदबाजी कौशल वहाँ पे सीख लेता है, तो वह हमारा कहला जाता है शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहला जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य प्रशिक्षण अंतरण की बात करते, ना निगेटिव हो रहा है ना पॉजिटिव हो रहा। सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है तेज, धीमी, समान या कोई नहीं होती है? सभी लोग बताइएगा, इंटरेस्टेड प्रश्न है। सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति क्या होती है? जब पहली अवस्था, ये कि प्रथम अवस्था दे दिया गया है, यहाँ पर भी आपका उत्तर क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति को क्या कहा जाता है? वह होता है तेज। और जो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है, यह शून्य स्थानांतरण है, लंबवत स्थानांतरण है, ऋणात्मक स्थानांतरण है, धनात्मक स्थानांतरण है? कल की क्लास में हमने बताया था स्कूटर चलाने वाला कार सीख लेता है, और आज के लिए यह आपका प्रश्न है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, तो ये कौन सा अंतरण कहलाएगा, स्थानांतरण कहला जाएगा? शून्य, लंबवत, ऋणात्मक या धनात्मक स्थानांतरण कहला जाएगा। और आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए यह प्रश्न हमारा मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न आप सभी के लिए है, और इस मॉक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, फीडबैक करना है। और ये जो टॉप 30 प्रश्न हमने किए, 30 में से आपका स्कोर क्या है ये भी आपको कमेंट करके अवश्य शेयर करना है।
मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।